नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। लखनऊ में सीएम योगी ने 5,805 पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि प्रदेश में पारदर्शी रूप से चयन प्रक्रिया लगातार जारी है, किसी भी अभ्यर्थी को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदेश के नवचयनित 5,800 से अधिक प्रदेश की सोनहार प्रतिभा को इस पारदर्शी चयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चयन होने पर हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 4.25 वर्ष के दौरान पुलिस भर्ती या कारागार विभाग से जुड़ी हुई भर्ती से जुड़े हुए जितने भी विवाद थे, उन सब का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए एक सरल, पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक भर्ती की प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया गया, जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने 4-4.25 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस भर्ती की इस प्रक्रिया को संपन्न किया। अनुमान कर सकते हैं, जब एक बड़ी फौज ऐसी खड़ी हो जो शासन के हर कार्य में बाधा पैदा कर रही हो, न्यायालय में जाकर के स्टे ला करके हर एक कार्यक्रम को बाधित कर रही हो, उन स्थितियों में लगभग 1.5 लाख पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न करना और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार का या भाई भतीजेवाद का या किसी भी प्रकार की अन्य कोई शिकायत न होना, यह नई सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के उस मानचित्र को प्रस्तुत करता है जो आज चयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पर प्रदेश के युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। विगत 1.25 वर्ष के अंदर 1.25 लाख से अधिक युवाओं को इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिए हैं और एक भी भर्ती में, क्योंकि भर्ती के पहले की प्रक्रिया क्या होती है यह संबंधित विभाग या भर्ती बोर्ड या आयोग तय करता है, लेकिन भर्ती के दौरान अगर कहीं भी कोई शिकायत होती है तो मैं सबसे पहले उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए जवाबदेही तय कर लेता हूं। और हम लोगों ने शुरू से प्रक्रिया अपनाई है। महाभारत के उन रिश्तों को हम लोगों ने कहीं भी बीच में नहीं आने दिया कि कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई किसी कोने में, कोई किसी जनपद में, किसी कमिश्नरी में वसूली करने के लिए निकल पड़ता था, भर्ती जैसे निकलती थी। यही तो होता था 17 के पहले, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं और भी तमाम रिश्ते आ जाते थे। और महाभारत के रिश्ते जब भी किसी भी चयन की प्रक्रिया में आएंगे तो वहां महाभारत होगा ही होगा। और इसलिए महाभारत से बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न किया। मुझसे पिछले 1 सप्ताह से समय मांगा जा रहा था। मैंने इस बारे में कहा कि हम समय देते हैं। प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और कल ही परिणाम घोषित होने के बाद आज जो समय दिया गया, इसलिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली या उसके आसपास के जनपदों की ही ज्यादातर अभ्यर्थी यहां पर आ पाए हैं। अन्यथा चयन की प्रक्रिया प्रदेश के हर एक जनपद से हुई है, हर एक जनपद का अभ्यर्थी सफल हुआ है। इस चयन की प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात है। दूसरा, हम एक साथ 5,800 से अधिक अपने नवचयनित जेल वार्डन, फायरमैन,
या आरक्षी घुड़सवार को एक साथ नहीं बुला सकते थे, हमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना था। दूसरा, एक समय सीमा के अंदर सबकी अपनी उपस्थिति, बहुत सारे लोग तैयारी में रहते हैं, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं और भी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी होती हैं, इसके कारण इसमें बहुत कठिनाई होती है। पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर प्रदेश ने बहुत कुछ बदला है और एक प्रदेश के अंदर एक नयापन देखने को मिला है, प्रदेश में भी और देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, एक ऐसे प्रदेश के बारे में कहा जाता था जहां पग पग पर भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी है। 2017 के बाद ये बदलता हुआ दिखाई दिया। ये टीम वर्क है, पुलिस के महानिदेशक स्तर से लेकर के एक आरक्षी तक, शासन प्रशासन में बैठे हुए हर एक स्तर पर हर एक व्यक्ति का एक सामूहिक प्रयास रहा, जिसके कारण प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हमने 4.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दी, लेकिन इससे कई गुना निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों को रोजगार की सुविधा दी। कोरोना के कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने यूपी के लोगों को अब और राहत दी है। राज्य में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोलने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। इसके साथ सीएम योगी ने प्रदेश में हेल्थ एटीएम बनाने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। सीएम ने कहा कि कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है, उनकी जरूरतों समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। सीएम द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयासों के क्रम में गांवों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों में हेल्थ एटीएम की स्थापना की जाए। तो 5 जुलाई से यूपी में जिम, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। आपको बताएं कि यूपी सरकार गांव और छोटे कस्बों में हेल्थ एटीएम भी लगाएगी। हेल्थ एटीएम से बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट नापा जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा को भी हेल्थ एटीएम के जरिए आप माप सकेंगे। इसके संचालन के लिए तमाम टेक्नीशियनों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित बड़ा फैसला लिया है। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी जा चुकी है और 5 जुलाई से इनके खुलने की तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर जो बड़ा इस वक्त प्रभाव पड़ा, उस पर भी अमल करने के लिए कहा गया है कि ध्यान रखें, अधिकारी इनके साथ नम्रता से पेश आएं, इनकी समस्याओं को समझें। और यूपी सरकार गांवों में अब हेल्थ एटीएम लगाने वाली है। इससे बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई भी नापा जा सकेगा, ब्लड प्रेशर भी आप नाप पाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा को भी हेल्थ एटीएम के जरिए नापा जा सकेगा। तमाम टेक्नीशियनों को इसके संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूपी सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में अब संक्रमण की दर न्यूनतम आ चुकी है। पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो चुकी है। साथ ही आपको बताएं, हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट लगातार अब भी किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 2,70,723 कोविड टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में संक्रमण के 133 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 228 मरीज ठीक भी हुए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकुल गोयल ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को 30 जून को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इस दौरान डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। आज के दौर में पुलिस के काम में जब तक तकनीक का इस्तेमाल न किया जाए, तब तक कमियां हमेशा रहती हैं। तकनीक का पुलिस के काम में इस्तेमाल कर लोगों को मजबूत व्यवस्था दे पाएं, ये प्रयास रहेगा। इस पद पे जिससे मैंने ज्वाइन किया है, आप सबकी मुझे सपोर्ट और शुभकामनाओं की जरूरत है और आपकी
सपोर्ट से, आपकी मदद से और पूरे पुलिस विभाग में जो अपनी टीम है उसकी मदद से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी चाहे वो किसी स्तर के हो जनता से सीधे जुड़े, संवेदनशील बने ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहें। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नजरअंदाज करती है जिसमें पब्लिक सफर करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए और जहां पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाएं, ये एक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। और जहां पर भी जो भी दोषी है मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या दौरे पर हैं, जहां पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की अंत्येष्टि में वो शामिल हुए। उसके बाद सांसद लल्लू सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह के निधन की सूचना पाकर उनके घर पहुंचकर शोक प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि भाजपा ने वर्तमान गठबंधन के बल पर ही लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 64 सीटें जीती हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में इसी गठबंधन के बल पर भाजपा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता पार्टी अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है और अयोध्या सहित प्रदेश में सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। जनता का भी यही मन के अंदर, जनता के मन में भी ऐसा ही भाव है और जो बड़ी संख्या में निर्दलीय सदस्य जीत करके आए उनके मन में भी यही भाव है। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो गुंडा गर्दी और अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी को उभरने नहीं देना चाहता है। इसलिए भाजपा के पक्ष में बहुत व्यापक जनसमर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है। क्योंकि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जब हारते हैं तो बहाना खोजते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हनन करने का प्रयास करती है तो सभी 75 जिले में हमारे निर्विरोध सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं। कुछ जिलों में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, कुछ जिलों में चुनाव हो रहे हैं और इस प्रकार के आरोप अनर्गल हैं। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं। सर वो भी कह रहे हैं कि बाकी जिलों में कैसे नामांकन कर लिए, हम ऐसा करना चाहते तो हर जिले में हमारे पास सरकारी तंत्र है। हम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जैसे सपा बसपा करती थी, हम लोग नहीं करते हैं। सरकारी तंत्र अपना।
वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर अब खत्म होने की ओर है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी देखने को मिल रही है और वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 133 मामले सामने आए, जबकि 228 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से प्रदेश में एक मृत्यु की रिपोर्ट हुई है। यहाँ ये बताना है कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो 3T की एक रणनीति अपनाई गई और एक उसमें अभिनव प्रयोग किया गया, जिसमें कि 3T की रणनीति के साथ निगरानी समितियां, उनके माध्यम से घर घर जाकर संक्रमण वाले के लक्षण वाले लोगों को तलाशा गया और तुरंत इलाज के लिए व्यवस्था कराई गई। तो जो ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट में जो अभिनव प्रयोग किए गए, पूरे प्रदेश में घर घर जाकर संक्रमण से के लक्षण वाले लोगों को, व्यक्तियों को खोजा गया। लगभग 17 करोड़ 23 लाख लोगों तक हमारी टीमें उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक पहुंच चुकी हैं और ये प्रक्रिया जारी है। 5 मई से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 समितियों द्वारा 97,000 गाँव में जो है वो फिर से ये विशेष अभियान चलाया गया था। इस पूरे अभियान का असर ये है कि समय पर संक्रमण को तलाशा गया और समय पर जो है उनका क्वारंटीन, आइसोलेशन और दवा उनको दिया गया। लगभग 16 लाख से अधिक मेडिकल किट जो हैं बांटे गए निःशुल्क, जो ऐसे जो हल्के लक्षण वाले लोग थे या जिनको फिर बाद में अस्पताल की जरूरत थी, उन्हें अस्पताल भेजा गया। गांव-गांव में जाके जब जांच की गई तो एंटीजन टेस्ट किया गया, उसके बाद RT-PCR टेस्ट भी किया गया। तो ये सारे जो पूरा एक अभियान रहा है, एक रणनीति रही है और इसको जो है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का एक अभिनव प्रयोग किया गया, जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से उनके गेहूं का खरीद चलता रहा और साथ साथ जो आवश्यक गतिविधियां थी उन्हें चलाए रखा गया। तो ये सारे जो एक इसका परिणाम ये हुआ कि एक समय 30 अप्रैल को 3,10,000 कुल प्रदेश में मामले थे, जो आज घट के 2,560 रह गए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यदि आंकड़ों को देखा जाए तो देश के कई अन्य प्रदेशों में मामले बढ़ रहे हैं और दुनिया के कई देशों में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी कल ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी इस बारे में टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश से 1/4 जनसंख्या है ग्रेट ब्रिटेन की, जहां पर कि आजकल 20,000 से ज़्यादा प्रतिदिन केस आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में परसों जो 182 नए मामले आए थे। तो ये एक जो कोरोना का प्रबंधन अभिनव प्रयोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो किया गया है, ये उसी का परिणाम है कि 3,10,000 से 30 अप्रैल को मामले घट के आज जो है ये 2,560 रह गए हैं और प्रतिदिन आने वाले मामले भी जो एक समय 38,000 थे वो घट के 133 रह गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रदेश में कल 2,70,730 टेस्ट किए गए हैं और ये कम संख्या में मरीजों के मिलने के बावजूद टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में टेस्टिंग हो, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी शीघ्र संक्रमण वाले जो हैं उनके लक्षण वाले लोगों को तलाश के उनको क्वारंटीन, आइसोलेट ये करके उनका समुचित इलाज कराया जाए और बीमारी को, संक्रमण को वहीं रोका जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। तो ये व्यवस्थाएं कराई जा रही। इसी के क्रम में कुल 5,83,00,000 से अधिक जो है प्रदेश में अब तक टेस्ट हो गए हैं और उत्तर प्रदेश देश में टेस्ट सर्वाधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें उसके साथ जोड़ा गया है टीकाकरण। टीकाकरण में बहुत तेजी से कार्य हुआ है। जून के महीने में हम लोगों ने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था और प्रदेश सरकार 1,25,00,000 से अधिक जो है वो टीका लगाने में सफल रही और ये प्रक्रिया आगे चल रही है। बीच में बच्चों का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसकी वजह से एक दिन ये टीका का अभियान धीमे किया गया था, परंतु अभी फिर से पुनः उसी स्थिति में जो है हो रहा है और अब
कुल मिला के प्रदेश में लगभग 3,60,00,000 जो हैं वो डोजेस दी जा चुकी हैं। 3,16,00,000 ये डोजेस दी जा चुकी हैं और ये प्रक्रिया तेजी से आगे इसको बढ़ाई जा रही है। ये हमारा प्रयास है कि अगस्त के एंड तक जो है, अगस्त के आखिर तक कम से कम ये अभी तक जितना हुआ है उसको मिलाकर 10 करोड़ जो है टीका लगा दिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्राइम न्यूज से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि तीसरी लहर की तैयारियों की आड़ में एक घोटाले को जन्म दिया जा रहा है। जिस तीसरी लहर के लिए यूपी सरकार मेडिकल उपकरण खरीद रही है, उसमें 10 मेडिकल उपकरणों को बाजार मूल्य से ज्यादा में, वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां तीसरी लहर को लेकर तैयारी कर रही है, तो वहीं तीसरी लहर में जो तमाम तैयारियां हैं उसके उपकरण में घोटाले का जो आरोप लगा रहे हैं राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह जी। सर, क्या आरोप हैं आपके योगी सरकार के? क्योंकि इससे पहले जब पहली लहर आई थी तो उसमें भी आपने दूसरी लहर में भी आरोप लगाया था, अब एक बार फिर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये हर लहर में भ्रष्टाचार का एक नया तरीका खोज रहे हैं। ये 16 जून 2021 की चिट्ठी है उत्तर प्रदेश सरकार की। उनके एक अधिकारी हैं, उनकी चिट्ठी है, प्रमुख सचिव की चिट्ठी है, और इसमें इन्होंने तमाम मेडिकल कॉलेज के लिए लिखा है कि वो 100 बेड का अस्पताल बनाएं कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए, और उसके लिए कुछ उपकरण खरीदने के बारे में उन्होंने कहा है। अच्छी बात है, तैयारी होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने 5,800 लाख रुपए की खरीद करने का दावा किया है कि 5,800 लाख रुपए में ये तमाम उपकरण खरीदे जाएंगे। इसी में लिखा है इन्होंने कि जेम पोर्टल के खरीद के नियमों को शिथिल किया जाता है, तो क्यों शिथिल कर रहे हैं आप? इसी में इन्होंने लिखा है कि कुछ सांकेतिक दर दिया गया कंपनियों का, उससे आप खरीदिए। और इसके बाद ये कर क्या रहे हैं कि कई गुना महंगे दामों में सामानों को ये खरीद रहे हैं। और मैंने तो वो रेट दिखाया भी कि किस प्रकार से इनकी ही एक सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो सामान 10,27,000 में खरीद रही है, यही सवीना 300 वेंटिलेटर, ये इसको 22 लाख में रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 22 लाख में खरीद सकते हैं। जो RT-PCR की मशीन मध्य प्रदेश की सरकार 14.5 लाख रुपए में खरीद रही है, उसकी खरीद ये लोग कर रहे हैं यहां पे 49 लाख रुपए में। ये देखिए आप, ये देखिए आप, 49 लाख रुपए में खरीद रहे हैं ये आगरा में RT-PCR की मशीन 49 लाख रुपए में। क्या हुआ उसमें? 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। वो सारे कागज मैंने रखे थे सामने। मांग क्या है सर कि अभी जांच होनी चाहिए, पूरे मसले की जांच कराई जाए। क्यों एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये सारे ठेके दिए गए? क्यों महंगे दामों में वेंटिलेटर और दूसरी चीजें खरीदी गई? और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इन सारे लोगों को जेल भेजना चाहिए, ये जेल जाने के भागीदारी हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद संजय सिंह, जिन्होंने तमाम सवाल किए हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि कौन लोग संतृप्त हैं जो कागज पेश कर रहे हैं कि उन्होंने महंगे दाम में क्यों उपकरण खरीदे गए, और कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें उसमें जो भी सम्मिलित हैं उन सब अधिकारियों पर कार्रवाई करने का उत्तर प्रदेश योगी सरकार काम करेगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। गाजियाबाद के लोनी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हो रही मीटिंग में एक महिला ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इस चांटा कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मीटिंग में एक पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि पार्टी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप में कार्यकर्ताओं को अपनी बात नहीं रखने देते। मीटिंग में बातचीत चल ही रही थी कि वहां मौजूद एक महिला उठती है और भड़क कर उस शख्स को थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ के साथ महिला अपशब्दों का इस्तेमाल भी करती हुई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।